अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8। बेटा हम लोगों ने हिस्ट्री का 4 चैप्टर जो है उसमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पिछले लेक्चर में कर लिया था। अब हमारा नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ सिंध फ्राम बॉम्बे एंड रिफॉर्म्स इन NWFM बलूचिस्तान। ये सबसे बड़ी वो ख्वाहिश है कि जो बार बार मुसलमान करते आए हैं, सिंध को बॉम्बे से अलहदा कर दें और बलूचिस्तान में इस्लाहत करें। NWFP जो हैबर पख्तूनख्वा है उसमें इस्लाहत करें। उस वक्त उसको NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोवेंस शुमाल मगरबी सरहदी सूबा कहा जाता था और इन शॉर्ट सरहद कहा जाता था। ठीक है, इसको अभी KPK कहा जाता है। तो इसलिए वो कहता है कि सबसे पहले इसकी सेपरेशन जो है और रिफॉर्म्स की गई हैं NWFP में और बलूचिस्तान में। इफ़ वी एनालाइज द प्रपोजल्स एंड डिमांड्स ऑफ द मुस्लिम रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, अब वो कहता है कि आइनी इस्लाहत जो हैं उसके लिए जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए जो भी प्रपोजल या डिमांड्स जो है वो मुसलमानों की तरफ से थी, दीज टू डिमांड्स वर ऑलवेज एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। हमेशा से उन प्रपोज़ल में, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो भी प्रपोज़ल मुसलमानों की तरफ से आया उसमें पहले सरे फहरिस्त जो है ये 2 डिमांड्स थी कि बम्बई को सिंध से अलहदा कर दो और ये रिफॉर्म्स इन 2 जगहों पे करो। तो इसलिए ये सबसे टॉप मोस्ट आपकी जो है मुसलमानों की प्रायोरिटी रही है। सबसे पहले आता है कि रिफॉर्म्स शुड बी इंट्रोड्यूस इन नॉर्थ फ्रंटियर प्रोवेंस एंड बलूचिस्तान and Sindh should be separated from Bombay and should be given status of the province। और इसको ना सिर्फ बॉम्बे से अलहदा किया जाए बल्कि इसको सूबे का की हैसियत जो है वो दी जाए, सूबे की हैसियत से इसको तस्लीम किया जाए। यहाँ तक आपको समझ आ गया। फिर उसके बाद है कि व्हेन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन स्टार्टेड इन हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक सब कॉन्टीनेंट, अब वो कहता है कि इंडो पाक में बरसगीर पाकवन में जब भी कोई लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन आया, यानी इसकी तारीख में कोई भी आइनी जो है वो इर्तका हुआ, इर्तका आगाज़ को कहते हैं, यानी कोई भी ऐसा काम करने की कोशिश की गई कि जिसमें आपने कानून या जो है आपका आइन है उसकी बात की है। तो उसमें द मुस्लिम प्रेजेंटेड नेशनल डिमांड्स एंड प्रपोजल, मुसलमानों ने अपनी जो कौमी मुतालबात हैं और तजवीज़ जो है उनको पेश किया है। इवन द कांग्रेस रिकगनाइज दी डिमांड ऑन सर्टन ओकेजन्स, हत्ता कि वो कहता है कि कांग्रेस ने बहुत सारी जगहों पे इन डिमांड्स को जो है वो कबूल भी कर लिया और इनको जो है वो मंजूर भी किया और इस चीज़ को कंसिडर भी किया, लेकिन उसके बावजूद इन प्रॉब्लम्स का हल नहीं किया। द बेसिक रीज़न फॉर दिस डिमांड वाज दैट, इन मुतालबात की असल वजह ये थी कि दैट द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रेजेंट हैबर पख्तूनख्वा प्रोवेंस वाज, अच्छा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोवेंस, इसको शुमाल मगरबी सरहदी सूबा जो है इसको अंडरलाइन करें जी अपने पास। ठीक है, अच्छा उसके बाद वो कहता है कि प्रोवेंस वॉज नॉट अ सेपरेट प्रोवेंस एट दैट टाइम, उस ज़माने में जो है ये अलहदा सूबा नहीं था, रादर अ पार्ट ऑफ पंजाब, और ये पंजाब का हिस्सा था। एंड लेटर ऑन इट वाज मेड एट दैट इट वाज मेड चीफ कमिश्नर्स प्रोवेंस, और बाद में इसको चीफ कमिश्नर के सूबे से जो है वो मंसूब किया गया। एंड द मुस्लिम्स वर डिमांडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, और मुसलमान जो है वो आइनी इस्लाहत के बारे में जो है आइनी रिफॉर्म्स के बारे में मुतालबात करते रहे, बिकॉज दे वर इन मेजॉरिटी, क्योंकि वहाँ पर उन इलाकों में मुसलमान तादाद में ज़्यादा थे, अक्सरियत में थे। एंड इफ़ इट वाज बी गिवन द स्टेटस ऑफ प्रोवेंस, क्योंकि हिंदुओं को ये बात उनके जहन में थी कि अगर एक दफ़ा ये सूबा बन गया तो फिर जो है वो मुसलमान मज़ीद मजबूत हो जाएंगे। लेकिन ये है कि जो है यहाँ पे मुसलमानों ने जो है इसको किस तरह से लिया कि अगर ये सूबा बन जाता है, इसको सूबे का स्टेटस मिलता है तो क्या होगा, इट वुड इमर्ज एज अ मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोवेंस। तो ये सबके सामने एक जो है मुस्लिम अक्सरियती सूबा बनकर सामने आएगा। जब ये बॉम्बे के साथ है तो इसकी अक्सरियत अकलियत में बदल जाती है, क्योंकि वहाँ हिंदू ज़्यादा थे। तो इसलिए जो है बॉम्बे और सिंध के इकट्ठा होने की वजह से जो मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी वो भी अकलियत थी, कम नहीं थी। लेकिन जब इसको अलहदा सूबा बनाया गया तो मुसलमान खुद ब खुद तादाद में जो है वो अक्सरियत में आ गए। बलूचिस्तान वाज आल्सो मुस्लिम मेजॉरिटी टेरिटरी, बलूचिस्तान जो है ये भी एक मुसलमान जो है वो इलाका था, टेरिटरी इलाका था। इफ़ रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस, अगर जो है वो कहता है कि रिफॉर्म्स जो है वो इंट्रोड्यूस की गई, मुतारफ़ की गई, दैन मुस्लिम प्रोवेंस वुड कम इनटू एग्जिस्टेंस, तो उस मुसलमान सूबा जो है वो वजूद में आएगा। एंड देन अ मुस्लिम प्रोविंस वुड कम इनटू एग्जिस्टेंस, बट इट वाज अ
pity that after the formation of Pakistan, our own government did not give it the status of province and was under the control of Sindh province till 1970। ये लेकिन ये काबिल रहम काबिल तर्स बात है, बड़ी तर्स की बात है, ये काबिल रहम बात है कि ख़ुद हमने आज़ाद होने के बाद भी इस सूबे को सूबे का नाम जो है वो नहीं दिया, कि ये काफ़ी टाइम तक यानी 1970 तक जो है ये सिंध के साथ ही जुड़ा रहा और हमने ख़ुद भी इसको एक सूबे की हैसियत नहीं दे पाई 1970 तक। बट सेपरेटिंग सिंध फ्राम बॉम्बे, लेकिन सिंध का बॉम्बे से अलग होना, अ न्यू प्रोविंस वुड कम इनटू एग्जिस्टेंस, जिसकी वजह से एक नया सूबा वजूद में आया। फॉर दीज डिमांड्स वर ऑलवेज पार्ट ऑफ द मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल्स। इसलिए वो कहता है कि यही बात है कि ये प्रपोज़ल, ये जो भी मुसलमानों की डिमांड्स थी, मुतालबात थे, ये हमेशा मुसलमानों के प्रपोज़ल या तजवीज़ का हिस्सा रही हैं। जो भी तजवीज़ मुसलमानों ने दी हैं, ये सब जो है उसका दस्तूरी तजवीज़ का एक अहम हिस्सा समझी जाती रही हैं। अच्छा, अब वो कहते हैं कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो क्या था? दिस एक्ट वाज द रिज़ल्ट ऑफ द कंटिन्यूस स्ट्रगल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब वो कहता है कि ये जो रिज़ल्ट था ये बरतानिया की जो कंटिन्यूस या मुसलसल जो कोशिशें थी उसकी वजह से वो, यानी जब साइमन कमीशन चला गया, कम्युनल अवार्ड हुआ, गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई, तरह तरह की कोशिशें जो है वो करने के बाद आखिर जो है 1935 का एक्ट जो है कानून हुकूमत हिंद 1935 जो वो मंजूर हो गया। और वो जो है वो कहता है कि बार बार बरतानिया की ये जो कोशिशें थी उससे जो है ये वो आखिरकार जो है वो सेटलमेंट हुई। गवर्नमेंट ऑफ दैट हैड ट्राई टू कीप इन व्यू इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट नेशनलिटीज़। इसमें गवर्नमेंट ने जो है कोशिश की कि वो मुख्तलिफ़ कौमियतें जो हैं, यानी मुख्तलिफ़ कौमों के जो लोग आबाद हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, तो वो सब जो है उनके इंटरेस्ट या उनके मफादात का ख्याल रखा जाए। एंड टू गिव देम एन एक्सेप्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन, और एक ऐसा आइन दिया जाए जो कि तमाम अक़लीतों के लिए, तमाम जो है वो कौमियतों के लिए, तमाम कौमों के लिए एक्सेप्टेबल हो या काबिल कबूल हो। टू क्रिएट फेवरेबल कंडीशंस फॉर ड्राफ्टिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस कॉन्स्टिट्यूशन या आइन को ड्राफ्ट करने के लिए या इसका स्केच जो बनाया गया उसके लिए फेवरेबल कंडीशन या मुनासिब हालात पैदा करने ज़रूरी थी। द साइमन कमीशन एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस प्रोवाइडेड ग्रेट असिस्टेंस। साइमन कमीशन ने और गोलमेज कॉन्फ्रेंस ने इस सिलसिले में बहुत मदद की, यानी साइमन कमीशन को रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन उससे अंग्रेज़ों को पता चल गया कि कोई भी हल उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं होगा जब तक मुसलमानों और हिंदू दोनों कौमों को एतमाद में नहीं लिया जाएगा, दोनों की डिमांड्स को सामने नहीं रखा जाएगा। अगर एक कांग्रेस को लेके चलते रहे तो तब भी जो है वो कोई जो है वो हल नहीं निकलेगा। उसी तरह से गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस नाकाम हुई, लेकिन ये है कि वो इस तरह सक्सेसफुल रही कि मुख्तलिफ डिस्कशंस करने की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वहाँ तक बरतानिया जो है वो मुसलमानों और हिंदुओं के मुतालबात से आगाह हो गया। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस आइन को बनाते हुए इसके दौरान नेहरू रिपोर्ट एंड कायद-ए-आज़म 14 पॉइंट्स आल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन। इसमें नेहरू रिपोर्ट को और कायद-ए-आज़म के 14 नुकात को भी जो है वो कंसिडरेशन में रखा गया, यानी उसके ऊपर भी जो है एक तरह से उसको भी मद्देनज़र रख कर जो है वो आगे चीज़ें जो है वो बनाई गई, यानी ऐसी उनसे इस्तिफ़ादा जो है आपके उर्दू वालों के पास लिखा हुआ है, इस्तिफ़ादा यानी उससे मुस्तफ़ीद हुआ गया, यानी उससे फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की गई। अच्छा, फिर उसके बाद है फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स ऑफ 1935 एक्ट। अब वो कहता है 1935 के जो एक्ट है उसके फ़ीचर्स क्या थे। सबसे पहले फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये वफाकी आइन होगा, यानी वफाक पर मुश्तमिल होगा। फेडरल पार्ट, अब वो कहता है कि फेडरल पार्ट उसका क्या होगा कि पार्ट 1 बिलोंग टू फेडरेशन, इसका पहला हिस्सा इस आइन का जो है, इस एक्ट का, वो जो है वो फेडरेशन यानी वफाक से मुतालिक होगा। एंड इट वाज सेड दैट द इंडियन फेडरेशन विल बी कंपोज ऑफ फेडरल प्रोवेंसेस। अब वो कहता है कि ये बात ध्यान में रखें कि जो हिंदुस्तान की फेडरेशन थी वो ज़्यादातर सूबों पर जो है कंपोज ऑफ फेडरल प्रोवेंसेस, वफाकी सूबों पर मुश्तमिल थी, कमिश्नरीज एंड प्रिंसली स्टेट और शाही रियासतों पर। बट द प्रिंसली स्टेट्स वर गिवन द ऑप्शन वेदर दे वॉलंटियरली ज्वाइन द फेडरेशन आर नॉट। लेकिन जो शाही रियासतें थी उनके लिए ये जो है खुली बात जो है वो छोड़ी गई कि वो किसी भी तरह से जो है
वो अगर सूबों में अगर वो किसी तरह से भी जो है वो चाहते हैं तो वो उनको ये खुद मुख्तारी हासिल है कि वो सूबों में से या इलाकों में से किसी के साथ भी शामिल हो जाएं, ठीक है। इन दोनों में से जो है वो इंडिया है या अगर पाकिस्तान या ये वाले इलाके जो है वो आज़ाद हो रहे हैं तो उसमें से वॉलंटियरली यानी खुद ब खुद फैसला करें कि वो फेडरेशन में किस तरह से शामिल होना चाहते हैं। अब फेडरेशन की बात हुई है तो अभी इंडिया पाकिस्तान के अलहदा होने का कोई नाम नहीं आया, कोई बात नहीं आई, ठीक है। तो इसलिए जो है अभी जो है वो ब्रिटिश फेडरेशन की बात हो रही है। द प्रोविंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ओनली, सिर्फ सूबाई जो आइनी हिस्सा था उसको जो है वो नाफिजुल अमल किया गया। और जो है उसके बाद वो कहता है कि in which provisions of the provincial autonomy and the formation of responsible government were given। अब वो कहता है कि जिसमें आपको प्रोवेंशल जो है अटॉनमी यानी सूबाई खुद मुख्तारी दी गई एंड द फॉर्मेशन ऑफ रिस्पांसिबल गवर्नमेंट, और जो है एक ज़िम्मेदार हुकूमत जो है वो कायम करना था। इट एबॉलिश डायरेची इन प्रोवेंसेस बट इंट्रोड्यूस इट एट ए सेंटर। इसमें दो अमली निज़ाम जो था, जो डायरेची सिस्टम था, उसको जो है वो मरकज़ में से जो है वो बहाल रखा गया, यानी मरकज़ में उसको जो है वो उसी तरह से रखा गया, और जो है सूबे जो हैं उनमें से जो है इसको ख़त्म कर दिया गया। फिर उसके बाद आ जाता है टेरिटोरियल चेंजेस, यानी इलाकाई तब्दीलियाँ जो हैं हमारी कौन सी आई कि जो है हमारे इलाकों में या टेरिटरीज़ जो थी उनमें क्या तब्दीलियाँ की गई। और उर्दू वालों के पास लिखा हुआ है इलाकाई तगय्युरात, तगय्युर भी तब्दीली को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट के अगर ये तब्दीली या तगय्युर जो है वो है तो वो किस तरह से वो किया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन एम्ब्रेस द फॉलोइंग टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशंस। वो कहता है कि इस आइन के तहत जो है वो बहुत सारी जो है इलाकाई तब्दीलियाँ की गई, जिसमें सबसे पहले आ जाता है सिंध वाज सेपरेटेड फ्राम बॉम्बे, सिंध को बम्बई से अलग कर दिया गया एंड वाज गिवन द स्टेटस ऑफ प्रोवेंस, और इसको एक सूबे की हैसियत दे दी गई। Another new province उड़ीसा was set up, reforms were introduced in frontier province। अब वो कहता है कि एक नया सूबा उड़ीसा जो है वो कायम किया गया। उड़ीसा जो है वो नया सूबा जो कायम किया गया ये बंगाल का हिस्सा है, ठीक है, जो भी बांग्लादेश है। रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस इन फ्रंटियर प्रोवेंस, और खैबर पख्तूनख्वा जो है जो अभी शुमाल मगरबी सरहदी सूबा जो उसका कहलाता था उसमें रिफॉर्म्स की गई एंड वाज रेज्ड टू द स्टेटस ऑफ फुली फ्लैश्ड प्रोवेंस, और इसको एक बाख्तियार सूबे की हैसियत दी गई, फुल फ्लैज यानी मुकम्मल तौर पर। बर्मा वाज सेपरेटेड फ्राम इंडिया, और हिंदुस्तान से बर्मा के इलाके जो है वो अलहदा कर लिए गए। बर्मा का इलाका जो है वो चाइना के साथ, ठीक है। फेडरल एग्जेक्टिव, अब वो कहता है वफाकी आमला, फेडरल एग्जेक्टिव आमला या इंतज़ामिया की बात हो रही है, ठीक है, ये मुश्किल वर्ड नहीं है, इंतज़ामिया। अच्छा, अब वो कहते हैं फेडरल एग्जेक्टिव या आमला या इंतज़ामिया जो है वो क्या है ऑन फेडरल लेवल। वफाकी सतह पर अगर देखा जाए डायरेची वाज इंट्रोड्यूस, दो अमली निज़ाम मुतारफ़ करवाया गया एंड इन दिस वे द फेडरल एग्जेक्टिव वाज कंपोज ऑफ द गवर्नर जनरल, और इस तरीके से जो वफाक था वो मुश्तमिल था गवर्नर जनरल के ऊपर एंड द कौंसल ऑफ मिनिस्टर्स, और मिनिस्टर की जो कौंसल है वज़रा की कौंसल उस पर मुश्तमिल था, ठीक है, इन दो पर गवर्नर जनरल और वज़रा पर मुश्तमिल था। फेडरल लेजिस्लेचर है, मुकन्ना आ जाती है जी, फेडरल लेजिस्लेचर वफाकी मुकन्ना, मुकन्ना कहते हैं कानून साजी करना, लेजिस्लेचर इसको इंग्लिश में कहते हैं कानून साजी यानी कानून बनाने वाला इदारा। अच्छा, ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि जो आपके निज़ाम है, जो आपका सिस्टम है, वो तीन चीज़ों पर बेस करते हैं। हम पहले यूनिट में इसको डिस्कस कर चुके हैं कि एक होता है एग्जेक्टिव, तीन हमारे गवर्नमेंट सिस्टम के तीन पार्ट होते हैं, एग्जेक्टिव होता है, लेजिस्लेचर होता है और हमारी कोर्ट सिस्टम होता है, ठीक है, हमारी कोर्ट्स होती हैं। ये तीनों जो है वो मेन बॉडीज़ हैं जो हमारे मुल्क का पूरा निज़ाम चलाती हैं। तो इसलिए यहाँ पे भी आमला या एग्जेक्टिव इंतज़ामिया का जो है वो कह रहा है, उसके बाद कानून साजी करने वाले इदारे जो लेजिस्लेचर कहलाते हैं या मुकन्ना या कानून साज इदारे कहलाते हैं। इन द सेंटर टू हाउसेज ऑफ लेजिस्लेचर वर प्रपोज। अच्छा, अभी भी हमारे पास हमारे जो है लेजिस्लेचर जो है उसके टू हाउसेज है जिसको सेनेट और नेशनल असम्बली कहते हैं, एक अपर हाउस है और एक लोअर हाउस है, ठीक है।
द नेम ऑफ द अपर हाउस वाज द कौंसल ऑफ स्टेट। जो अपर हाउस है यानी ऐवान बाला यानी ऊपर, बाला ऊपर यानी जो बड़ा हाउस है आपका ऊपर वाला, वो कौंसल ऑफ स्टेट कहलाता था, जिसको आज पाकिस्तान में हमारे यहाँ सैनेट कहते हैं। विच कंसिस्टेड ऑफ 156 मेंबर्स, और जो कि 156 मेम्बरान पर मुश्तमिल होता था जो ब्रिटिश इंडिया से ताल्लुक़ रखते थे, एंड 104 फॉर प्रिंसली स्टेट्स, और 104 जो मेंबर होते थे वो शाही रियासतों से ताल्लुक़ रखते थे। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश इंडिया वर टू बी इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असम्बलीज़, और जो इसका नुमाइंदा होता था वो सूबाई असम्बलियों से मुंतखब होता था। एंड मेंबर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वर टू बी नॉमिनेटेड बाय देयर रूलर्स, और जो शाही रियासतों के मेम्बरान होते थे उनको जो है वो नॉमिनेट करते थे, रूलर्स नॉमिनेट करते थे, उनके अपने हुक्मरान। ठीक है। कम्यूनल रिप्रेजेंटेशन वाज प्रोविजन। उसके अलावा वो कहता है कि कम्यूनल प्रेजेंटेशन यानी पूरे जो है वो आपका जो पूरा एक माशरा, आपका पूरा एक इलाका है, उसमें से जो है लोगों को वोट देने का हक़ होता था और उनको जो है वो नामज़द किया जाता था। ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द असम्बली वाज 5 ईयर्स, जो कि अभी भी 5 ही साल है। ठीक है। कौमी असम्बली की हमारी जो टाइम पीरियड है वो 5 ईयर्स है, और सेनेट का 6 ईयर्स है। बट इट कुड बी कट शॉर्ट बाय द गवर्नर जनरल। लेकिन जो है वो कहता है कि जो गवर्नर जनरल होता है उस वक्त से पहले, कट शॉर्ट का मतलब होता है उसको वक्त से पहले जो है वो तोड़ सकता है। ठीक है। वो असम्बली ख़त्म कर सकता है। जैसे अभी अगर जो है प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट जो है उसको ख़त्म कर दे तो वो कौमी असम्बली को ख़त्म करेगा, लेकिन हमारे यहाँ जो सदर है उसके पास ये अख्तियारात अब कम हो गए। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।